नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों मेरा आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल 3 का एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है, जो कि 23 और 24 दिसंबर को होने वाला है। तो ऐसे में अब आपके पास बहुत कम समय रह गया है। तो ऐसे में आप जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा और जितना ज़्यादा टेस्ट लगाइएगा, उतना आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। तो इसलिए आप प्रत्येक दिन कम से कम एक टेस्ट जरूर लगाइए और रिवीजन करते रहिए। जितना कीजिएगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम प्रत्येक दिन 2 टेस्ट ला रहे हैं। एक टेस्ट सुबह का 8 बजे, दूसरा टेस्ट शाम के 5 बजे ला रहे हैं। तो इन दोनों टेस्टों को उसी टाइम आप जरूर लगा लिया कीजिए, ताकि उसका फायदा आपको मिल सके। और ये अभी तक जो है 100 प्लस टेस्ट करा दिया गया है। अगर नहीं देखे हैं तो उसके लिंक का जो है प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखें। और रिवीजन के लिए 5 मास्टर वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया गया है। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उस 5 मास्टर वीडियो को जाकर जरूर देखें। अगर उसका सब जो आप लोग सही सपोर्ट कीजिएगा, रिस्पॉन्स सही दीजिएगा, तो और भी मास्टर वीडियो बनकर तैयार है, उसे भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उसे जरूर रिवीजन कीजिए, ताकि इसका फायदा आपको मिल सके। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, घंटे दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप है सबों में से शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, आज का टेस्ट जो है, पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। कहता हुआ कौन सी महासागरीय धारा है जो हिंद महासागर से संबंधित है। तो हिंद महासागर से संबंधित धारा जो है ये आपको अगुलहास जल क्या है, अगुलहास धारा जो है हिंद महासागर से संबंधित है। क्या है, अगुलहास धारा, ये आपको हिंद महासागर से संबंधित है। अगर वहीं देखा जाए, हिंद महासागर की कुछ प्रमुख धाराएं और भी हैं, जिसे आप एक बार जरूर सुन लीजिए, या फिर चाहे तो नोट भी कर लीजिए। दक्षिणी विषुवतीय धारा, मोजाम्बिक धारा, मोजाम्बिक गर्म धारा होता है, मेडागास्कर गर्म धारा, अगुलहास गर्म धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी जलधारा। ये सारे धाराएं जो हैं, जो जलधारा है, आपको हिंद महासागर से संबंधित है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक में आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा, अगुलहास धारा। चलिए हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कहता बोध ग्रंथ क्या है, बोध ग्रंथ मज्जिम क्या है, मज्जिम निकाय किस भाषा में है। बोध ग्रंथ मज्जिम निकाय जो है, यह किस भाषा में है। तो यह आपको प्राकृत भाषा में, किसमें, सॉरी, पाली भाषा में, किसमें, पाली भाषा में है। ध्यान रखिएगा, पाली भाषा में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा, पाली भाषा में। आगे 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान बनाया गया है। कहता है भारतीय संविधान जो है, उसके किस अनुच्छेद में राज्य विधान आयोग राज्य वित्त आयोग प्रावधान बनाया गया है। तो यह बनाया गया आपको अनुच्छेद 243(1) में। किसमें, अनुच्छेद 243(1) में बनाया गया। तो सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। 3 का आंसर सी हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में क्या, निम्नलिखित में से मोमबुड क्या है, मोमबुड्स मैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है। कहता है निम्नलिखित में से मोमबुड्स मैन जो है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है। तो इसकी उत्पत्ति जो हुई है, ये मानी जाती है कि स्वीडन से हुआ। कहाँ से, स्वीडन से हुआ है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। और आगे का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19 के 1C में सहकारी गत समितियों शब्द जोड़ा गया है। कहता है भारतीय संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके तहत अनुच्छेद 19 के 1C में सहकारी क्या है, सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है। तो यह जोड़ा गया है आपको 97वां संविधान संशोधन 2011 में। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में जोड़ा गया था। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत सहकारी समितियां शब्द अनुच्छेद 19 के 1C में जोड़ा गया था। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। 5 का डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है कि 18 मार्च 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कहता 2022 में जो प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में जारी किया जाता है। तो इसके बारे में कौन सा कथन सही दिया गया है, ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। कहता है एक में दिया गया, इस रिपोर्ट के क्या है, इस रिपोर्ट की सूची में 146 सदस्य देशों को शामिल किया गया था। तो ये सही है, इसमें 146 देश को शामिल किया गया था, सही है। विश्व के सबसे खुशहाल देशों की सूची में फिनलैंड तथा
फिनलैंड सॉरी क्या है, फिनलैंड प्रथम स्थान पाया है, यह भी सही है। कथा इस सूची में भारत 136वां स्थान हासिल किया है, तो यह भी सही है। तो उपयुक्त में सभी सही है, तीनों कथन सही दिया गया है, तो डी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में सभी सही दिया गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है थांगटा, क्या है, थांगटा मार्शल आर्ट किस राज्य से संबंधित है? थांगटा मार्शल आर्ट जो है यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो संबंधित है आपको मणिपुर राज्य से। कहाँ से? मणिपुर राज्य से संबंधित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा मणिपुर। आगे कहता गोपेन, क्या है, गोपेन खान किस लिए प्रसिद्ध है? गोपेन खान जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है आपको टीन की खान के लिए। किसके लिए? टीन की खान के लिए प्रसिद्ध है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है रूस तथा फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। कहता है रूस और फिनलैंड जो है इसके बीच कौन सी अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, उसका नाम आपको बताना है। तो इन दोनों के बीच जो है आपको मेनरहिम रेखा, क्या है, मेनरहिम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच स्थित है। तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा मेनरहिम रेखा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपको 8.6%। कितना? 8.6%। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बथुकम्मा, क्या है, बथुकम्मा उत्सव जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बथुकम्मा उत्सव जो है यह आपको तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। कहाँ? तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा तेलंगाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? बिहार में जो है जल मंदिर, ये जल मंदिर ये कहाँ अवस्थित है, ये आपको बताना है। तो बिहार में जल मंदिर जो है ये आपको पावापुरी में स्थित है। कहाँ? पावापुरी में स्थित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा पावापुरी में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता जैन ग्रंथ के अनुसार स्त्री संघ की अध्यक्षता किसने की थी? कहता जैन ग्रंथ जो है उसके अनुसार स्त्री संघ, क्या है, स्त्री संघ की अध्यक्षता जो है किसने की थी, ये आपको बताना है। तो स्त्री संघ की अध्यक्षता जो किया गया था ये किया गया था पुष्पचूला के द्वारा। किसके द्वारा? पुष्पचूला के द्वारा स्त्री संघ की अध्यक्षता की गई थी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा पुष्पचूला। चलिए आगे कहता है भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर, क्या है, भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर निम्न में से किस शैली में बना हुआ है? कहता भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर स्थित है यह किस शैली के अंतर्गत बना हुआ है? तो यह जो बना हुआ है यह आपको नागर शैली के, क्या है, नागर शैली के अंतर्गत बनाया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा नागर शैली। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे 15 में कहता है कि निम्नलिखित में से किसे सार्वजनिक प्राधिकरणों और निजी व्यक्तियों या निकायों दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? कहता है वह कौन सी सार्वजनिक प्राधिकरणों और निजी व्यक्तियों या फिर निकायों दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? तो यह जारी दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है आपको बंदी प्रतिरक्षीकरण, क्या है, बंदी प्रतिरक्षीकरण। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कहता नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। कहता है नूनीज पुर्तगाल, यह सही दिया गया है। मार्को पोलो इटली के थे, यह भी सही है। निकोलो डी कांटी इटली के थे, यह भी सही है। तो डिमिगो पयास ये तुर्की के, यह गलत है। डी नंबर वो सुमेलित है, ये सही सुमेलित नहीं दिया गया है, तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। ये डिमिगो जो है ये पुर्तगाल यात्री थे, इटली के नहीं थे। कहाँ के थे? पुर्तगाल के ही थे ये भी। तो यहाँ तुर्की नहीं पुर्तगाल होता तो ये भी सही हो जाता है। तो आप इसे नोट जरूर कर लीजिए कौन कहाँ का यात्री है, इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा 16 का डी। चलिए आगे बढ़ता है। आगे कहता है भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बना है? कहता है भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर जो है यह कौन बना है? तो यह बना है राहुल श्रीवास्तव। कौन? राहुल श्रीवास्तव। बी नंबर से आंसर हो जाएगा राहुल श्रीवास्तव, ध्यान रखिएगा। और पहले ग्रैंड मास्टर की बात करा जाए तो वो विश्वनाथ आनंद बने थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है? कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जो मकर रेखा पर स्थित नहीं है? तो ये उरुग्वे। कौन? उरुग्वे देश जो है आपको मकर रेखा पर स्थित नहीं है। बाकी पराग्वे, ब्राज़ील और चिली ये तीनों देश मकर रेखा पर स्थित है। उरुग्वे मकर रेखा पर स्थित नहीं है। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है, तो वह देश है आपको उरुग्वे। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा उरुग्वे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं एमनेस्टी क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसका मुख्यालय आपको लंदन में स्थित है। कहाँ? इसका मुख्यालय आपको लंदन में स्थित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा लंदन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कुशल क्या है? कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था। कहता कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन सा था? तो ये था आपको चोल। कौन? चोल शासक। चोल राजवंश जो है ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था। तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा चोल। आगे कहता है संत तुकाराम किस शासक के समकालीन थे? संत तुकाराम जो थे ये किसके समकालीन थे? किस शासक के समकालीन थे, ये आपको बताना है। तो ये आपको शिवाजी के समकालीन थे। किसके? शिवाजी के समकालीन थे। बी नंबर से आंसर हो जाएगा शिवाजी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए दोस्तों 22 का क्वेश्चन कहता है कि हुमायूं ने क्या है? हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? हुमायूं जो है चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया गया था? कब किया था? तो ये किया था आपको 1932 में, सॉरी 1532 में। कब? 1532 में। हुमायूं जो है चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 1532। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता पद्म क्या है? पद्म भूषण। पद्म भूषण पाने वाले पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन बने हैं? पद्म भूषण पाने वाले पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह बने आपको देवेंद्र झाझाड़िया। कौन? देवेंद्र झाझाड़िया। बी नंबर से आंसर हो जाएगा देवेंद्र झाझाड़िया। चलिए आगे है। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? कहता नीचे दिए गए में से कौन एक सुमेलित है? जो सुमेलित है उसे बताना है। तो जो सुमेलित है वह आपको है चतुर्थ क्या है? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। टीपू कहता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है इसमें टीपू सुल्तान पराजित हुआ था और युद्ध के मध्य में दिवंगत हुआ था। इसी में इस पराजय भी हुआ और ये मारा भी गया। तो डी नंबर यहाँ सुमेलित है, बाकी सब के सब वो सुमेलित दिया गया है। तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। 25 में कहता है पेटागोनिया मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? पेटागोनिया मरुस्थल जो है ये कहाँ अवस्थित है ये आपको बताना है। तो ये आपको अर्जेंटीना में स्थित है। पेटागोनिया मरुस्थल जो आपको अर्जेंटीना में स्थित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। 26 में कहता है बौद्धों का प्रसिद्ध ताबो मठ बौद्धों का प्रसिद्ध ताबो मठ जो है ये किस घाटी में अवस्थित है? तो यह जो अवस्थित है यह आपको स्पीति घाटी में अवस्थित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा स्पीति घाटी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक सूची 1 में व्यक्ति दिया गया है और सूची 2 में भारत के संविधान को बनाने में उनकी भूमिका को दर्शाया गया है। तो कौन इसमें सुमेलित करना है आपको? आइए देखते हैं। कहता है कि बी आर अम्बेडकर क्या है? बी आर अम्बेडकर जो था संविधान निर्माण में क्या भूमिका निभाई थी? तो इसका सही आंसर आप ये जो बी आर अम्बेडकर है ये आपको मिल जाएंगे। वह अध्यक्ष प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुए थे। तो ये आपको ए मिल जाएगा 1 से। दूसरा कहता है एच सी मुखर्जी जो है यह आपको संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। तो ये मिल जाएगा 4 से। किससे? 4 से मिल जाएगा। आगे कहता है टीटी कृष्णमाचारी जो है यह आपको प्रारूप समिति के सदस्य थे। किसके? प्रारूप समिति के सदस्य थे। सॉरी प्रारूप नहीं, प्रारूपण समिति के सदस्य थे। ये आपको 2 से मिल जाएगा। राजेंद्र प्रसाद जो आपको थे संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको 3 से मिल जाएगा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ए का 1 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 4 2 3। यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। ए नंबर में दिया गया है। ध्यान में जरूर रखिएगा, इसे जरूर कंठस्थ कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। कहता है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की आकलन किसने किया था? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन जो किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपको दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी।
आगे कहता है एथेनॉल संवर्धन नीति, क्या है, एथेनॉल संवर्धन नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। एथेनॉल संवर्धन नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो बना है वो है आपको बिहार। कौन, बिहार। सी नंबर से आंसर हो जाएगा बिहार। आगे कहता है भेड़ाघाट, क्या है, भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है। भेड़ाघाट जो है इस पर कौन सा जलप्रपात स्थित है, तो भेड़ाघाट पर आपको धुआंधार जलप्रपात स्थित, कौन, धुआंधार जलप्रपात स्थित है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा धुआंधार जलप्रपात। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर में कहता है, सॉरी 31 में कहता है कि अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन जो है यह किससे प्राप्त होता है, तो यह खरगोश से प्राप्त है। किससे, खरगोश से प्राप्त होता है। यह क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसीलिए इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। अंगोरा ऊन जो है यह आपको खरगोश से प्राप्त किया जाता है। तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 32 का क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु, क्या, किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है। कहता है किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात जो है यह किसका माप होता है। तो ये जो माप होता है यह माप होता है उत्पादन, क्या है, उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि का माप होता है। तो इसका सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित दिया गया है ये आपको बताना है। तो इसमें जो सही दिया गया है ये है आपको, कहता है क्योटो प्रोटोकॉल, क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, यह सही है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा, यह सही दिया गया है। तो बी नंबर 33 का बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। ब्रह्म समाज का सिद्धांत जो है यह किस पर आधारित है, तो यह आपको आधारित है एक, क्या है, एक देववाद पर। किस पर, एक देववाद पर स्थित है ब्रह्म समाज का सिद्धांत। सी नंबर से आंसर हो जाएगा एक देववाद पर। चलिए आगे कहता है धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का वर्णन किया गया है, तो ये किया गया है आपको 110 अनुच्छेद में। किसमें, 110 अनुच्छेद में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 110। चलिए आगे है, आगे कहता राज्यसभा की लोकसभा, कहता राज्यसभा की लोकसभा के सामने शक्तियां किस क्षेत्र में है। कहता राज्यसभा को लोकसभा के सामने समान, सॉरी क्या है, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है। तो ये आपको बताना है राज्यसभा और लोकसभा जो है किस क्षेत्र में समान अधिकार दोनों को मिला है, शक्तियां मिला हुआ है किस क्षेत्र में, तो ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा संविधान में संशोधन करने के विषय में दोनों की शक्तियां समान है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन में दोनों, संविधान संशोधन करने के विषय में दोनों को समान शक्तियां प्रदान की गई है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है थॉमस कप 2022, क्या है, थॉमस कप 2022 का उपविजेता कौन है। थॉमस कप 2022 जो है इसके उपविजेता कौन है, तो ये इंडोनेशिया है। कौन, इंडोनेशिया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ध्यान में रखें। और विजेता, तो विजेता अपना देश भारत विजेता रहा है। 2022 का थॉमस कप किसने जीता है, तो भारत ने जीता है। और उप विजेता इंडोनेशिया रहा है, ये ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है विश्व पृथ्वी दिवस, क्या है, विश्व पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या है। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 जो है इसकी थीम क्या है, तो 2022 की पृथ्वी दिवस की थीम आपको है इन्वेस्ट, क्या है, इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, क्या है, इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कोसी नदी का उद्गम स्थल है। कोसी नदी जो है ये इसका जो कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, इसका उद्गम स्थल आपको गोसाईनाथ, क्या, सॉरी गोसाई थान की चोटी है। गोसाई थान की चोटी कोसी नदी का उद्गम स्थल है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। और कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। किसे, कोसी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। और कोसी नदी जो है अत्यधिक मार्ग बदलने में बहुत प्रचलित है। ये जो ज़्यादा प्रचलित है अत्यधिक मार्ग बदलने के कारण ही प्रचलित है। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा गोसाई थान की चोटी जो है कोसी नदी का उद्गम स्थल है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे कहता है 40 में कि वर्ष 1927, क्या, वर्ष 1927 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। कहता है कि बिहार में 1927 में स्वराज दल की अध्यक्षता जो की गई थी, उस समय स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे 1927 में बिहार से, तो ये थे आपको
नारायण प्रसाद। कौन? नारायण प्रसाद। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा नारायण प्रसाद। आगे कहता है 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण था। कहता है 1875 में दक्कन में दंगा जो हुआ था उसका तत्कालिक कारण क्या था? तो उसका तत्कालिक कारण जो था ये था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। क्या था? महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर इसका तत्कालिक कारण था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता दिल्ली सल्तनत के रूप में निम्नलिखित में दिल्ली सल्तनत के रूप में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया? कहता है दिल्ली सल्तनत के रूप में सबसे लंबे समय तक किस राजवंश ने शासन किया है ये आपको बताना है। तो ये आपको तुगलक वंश, क्यों? तुगलक राजवंश जो है सबसे अधिक समय तक शासन किया है। ये ध्यान में जरूर जरूर रखिएगा। वैसे अगर इस तरह का जो आपको जब तक इसका काल पीरियड आपको नहीं पता होगा तो आप इसे डिसाइड नहीं कर पाइएगा। तो इसीलिए काल पीरियड आप जरूर देख के रखिएगा। जैसे देखिए यहाँ सैयद वंश दिया। क्या? सैयद वंश। सैयद वंश जो है आपको इसका कार्यकाल जो था आपको 1400 क्या था? 1414 से लेकर 1450 तक इसका कार्यकाल था। किसका? सैयद वंश का। और खिलजी जो है, खिलजी राजवंश का जो इसका कार्यकाल था 1290। क्या है? 1290 से 1320 था। क्या था? 1320 था। किसका? खिलजी वंश का। और लोधी वंश जो है, लोधी वंश का कार्यकाल जो था, तो लोधी वंश का कार्यकाल आपको 1451। क्या है? 1451 से लेकर के 1451 से लेकर के 1526। क्या है? 1526 तक इसका कार्यकाल रहा था। और ये आपको तुगलक वंश, क्या है? तुगलक वंश जो है इसका कार्यकाल आपको, तुगलक वंश का कार्यकाल यहाँ लिख देते हैं। तुगलक वंश का कार्यकाल जो है आपको 1300 क्या है? 1320 से लेकर 1400 1320 से लेकर 1414 तक रहा था। तो सबसे लंबा कार्यकाल इसी का रहा था, तुगलक वंश का। ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा। इसका सही आंसर आपको डी नंबर हो जाएगा। क्या हुआ? तुगलक वंश का कार्यकाल दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबा रहा था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है दोस्तों पिछड़ी जाति। क्या? पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो ये थे आपको पिछड़ी जाति के काका साहब कालेकर। कौन? काका साहब कालेकर। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता भारतीय न्याय। क्या है? भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहितवाद, क्या है? जनहितवाद अर्थात क्या है? PIL की शुरुआत हुई उस समय भारत का जो प्रधान न्यायाधीश कौन था? कहता है भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहितवाद अर्थात PIL की शुरुआत हुई तो उस समय भारत का प्रधान न्यायाधीश कौन था ये आपको बताना है। तो उस समय जो भारत का प्रधान न्यायाधीश था आपको PN भगवती था। कौन? PN भगवती। डी नंबर से आंसर हो जाएगा PN भगवती। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो जो सुमेलित नहीं है ये आपको कहता है भाग 4। भाग 4 जो है आपात उपबंध है, यह आपको सुमेलित नहीं है। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है। बाकी भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है, सही है। भाग 2 में नागरिकता दिया गया, यह भी सही है। 3 में मूल अधिकार, यह भी सही है। 4 नंबर गलत है जो कि सुमेलित नहीं है। तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है महासागरों की सतह पर सूर्य और चंद्र, कहता है महासागरों की सतह पर सूर्य और चांद के गुरुत्वाकर्षण के कारण बनती है। क्या बनती है? तो इनके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार और भाटा बनता है। क्या? ज्वार और भाटा बनता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा ज्वार भाटा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है 47 में मिजोरम में स्थित फवंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? कहता है मिजोरम में स्थित फवंगपुई राष्ट्रीय उद्यान जो है उसे एक अन्य नाम से जाना जाता है। वह कौन सा अन्य नाम है? तो उसका अन्य नाम आपको नीला पर्वत उद्यान। क्या है? नीला पर्वत उद्यान के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा नीला पर्वत उद्यान। आगे कहता है किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? तो कोयले की अधिकतम मात्रा आपको एंथ्रासाइट होता है। किसमें? एंथ्रासाइट में कोयले की मात्रा अधिक होती है। तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट में।
आइए आगे कहता है समदाब क्या है, समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करता है। कहता है समदाब रेखाएं जो है निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करता है, तो ये करता है आपको समान वायुमंडलीय दाब को। किसको? समान वायुमंडलीय दाब को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा समान वायुमंडलीय दाब। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे 50 का कहता है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है यह कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो ये स्थित है आपको पटना में। कहाँ? पटना में स्थित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा पटना। आगे कहता है निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है। कहता है निम्नलिखित में से वह कौन है जिसे सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है। तो यह माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है निम्नलिखित कथनों में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कठेरा क्या है, सॉरी कठोर जल क्या है, कठोर जल उपयुक्त नहीं है। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कठोर जल उपयुक्त नहीं है, किसके लिए उपयुक्त नहीं है ये आपको बताना है। तो कठोर जल जो उपयुक्त नहीं है, एक में दिया गया पीने के पानी क्या है, पीने के लिए पानी, सॉरी पीने के लिए क्या है, पीने के लिए कठोर जल उपयुक्त नहीं है, सही है यह। कहता है साबुन से कपड़े धोने के लिए, यह भी सही है। वायलर्स क्या है, वायलर्स में प्रयोग, यह भी सही है। फसल के सिंचाई के लिए, यह भी सही है। तो उपयुक्त में सभी कथन सत्य दिया गया। तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 सभी सही दिया गया है। तो डी नंबर से आंसर 52 का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 53 में कहता है कि मानव क्या है, मानव के बाल एवं नाखून में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है। कहता है मानव के बाल एवं नाखून जो है इनमें कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है। तो इसमें केरेटिन क्या है, केरेटिन विद्यमान होता है। केरेटिन नामक प्रोटीन जो है मानव के बाल और नाखून में विद्यमान होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा केरेटिन। चलिए आगे है। आइए दोस्तों आगे है। उम्मीद है अभी तक आपको इसका बेनिफिट समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए हम लोग 54 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कहता है पायरोमीटर क्या है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर जो है इसका प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। तो इसका प्रयोग जो किया जाता है उच्च ताप क्या है, उच्च ताप को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा उच्च ताप को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे है हवाई जहाज क्या, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स क्या है, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है। तो हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स जो होता है इसका रंग कैसा होता है, तो नारंगी रंग का होता है। किसका? नारंगी रंग का होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा नारंगी रंग का। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कथा 56 में नाइट्रोजन मुक्ति से होता है। कहता है नाइट्रोजन मुक्ति जो है इससे क्या होता है। तो नाइट्रोजन मुक्ति से स्थलमंडलीय क्या, स्थलमंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा वो प्रभावित होती है। सी नंबर इसका आंसर 56 का सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है मनुष्यों के लिए शोर की सहन सीमा करीब करीब कितनी होती है। कहता है मनुष्य के लिए शोर की सीमा जो है लगभग सहने लायक कितनी होती है इसकी सीमा। तो ये होता है आपको 85 डेसिबल क्या है, 85 डेसिबल। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है करे क्या है, करे जारे में झील की सतह हिमशितित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है। कहता है जब ठंड का अत्यधिक ठंड का मौसम होता है तो उस समय किसी झील की ऊपरी सतह हिमशितित हो जाता है यानी जम जाता है, किंतु उसके तल का जल जो होता है वो द्रव अवस्था में ही होता है। यह किस कारण से हो पाता है। तो यह जो है ये होता है आपको जल की सघनता 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होती है, इसी वजह से ऐसा हो पाता है। तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि अधिक किसी ऐनक क्या है, अधिक किसी ऐनक के लेंस की दीवार क्या है, अधिक किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी क्या होगी। तो इसकी फोकस दूरी जो होगी आपको 50 हो जाएगा। क्या होगा? 50 हो जाएगा, क्योंकि लेंस की फोकस दूरी डायोप्टर होता है P बराबर क्या होता है, हाफ एफ होता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है।
निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है। कहता है निम्नलिखित में से कौन मिश्र धातु नहीं है। तो तांबा जो आपको मिश्र धातु नहीं है, बाकी स्टील, पीतल और ब्रॉन्ज ये तीनों मिश्र धातु है। तांबा मिश्र धातु नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 60 का तांबा। चलिए आगे हम लोग 61 में देखते हैं। कहता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सूची एक में दिया गया है ए में समान लवण, क्या है समान लवण, तो ये आपको थोडियम क्लोराइड से मिल जाएगा। किससे? थोडियम क्लोराइड से मिल जाएगा। तो 2 हो जाएगा। अम्लीय लवण, अम्लीय लवण जो है ये आपको सोडियम बाइकार्बोनेट से मिल जाएगा। 3 हो जाएगा। क्षारीय लवण, क्षारीय लवण जो है ये आपको फेरिक ऑक्साइड से मिल जाएगा। तो उसके बाद द्विक लवण आपको फिटकरी से मिल जाएगा। तो ये 1 हो जाएगा। इस प्रकार इसका सही आंसर 2 3 4 1, 2 3 4 1, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 61 का। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित, क्या है निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। कहता है कि वह कौन सा, निम्नलिखित में वह कौन सा फसल है जिसमें नील हरित शैवाल जो है मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। तो ये है आपको धान की खेती में। किसमें? धान की खेती में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। धान की खेती में जो है आपको हरित शैवाल जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है प्लवमान, क्या है प्लवमान गीत, जंपिंग जीन जिसे कहा जाता है कि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका प्रतिपादन जो किया था आपको बारबरा मैकिलटॉक ने किया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 63 का। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 64 में। 64 में कहता है कि दूर, क्या है दूरदृष्टि से पीड़ित, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति जो होता है उससे क्या कठिनाई होती है? तो उसे जो है पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता। क्या होता है? पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है अल्जाइमर, क्या है अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। कहता है जब किसी मानव को अल्जाइमर रोग होता है तो उस मानव के या मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो ये जो प्रभावित होता है आपको मस्तिष्क प्रभावित होता है। क्या है? अल्जाइमर रोग में मनुष्य का मस्तिष्क प्रभावित होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। ध्यान में रखिएगा 65 का बी हो जाएगा मस्तिष्क। चलिए आगे है। आगे 66 में कहता है डायबिटीज, क्या है डायबिटीज से पीड़ित मरीज के मूत्र के नमूने सैंपल जो होता है इसमें डैश होता है। तो इसमें जो होता है आपको सुक्रोज, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज ये तीनों होता है। डी नंबर से आंसर जगह उपयुक्त में सभी। चलिए आगे कहता है 67 में विरंजक चूर्ण, क्या है विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन वो सत्य है। विरंजक चूर्ण जो है इसके लिए कौन सा कथन वो सत्य है ये आपको बताना है। तो विरंजक चूर्ण के लिए वो सत्य कथन आपको है ऑक्सीकारक, क्या है ऑक्सीकारक। सी नंबर से आंसर हो जाएगा जो कि गलत दिया गया है। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा 67 का सी। बाकी जल में अधिक विलय होता है, सही है विरंजक चूर्ण के बारे में। हल्के पीले रंग का होता है, यह भी सही है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित होता है, यह भी सही है। सी नंबर गलत दिया गया है। तो 67 का सी नंबर सही आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें वो सत्य ही ढूंढने के लिए कहा था। चलिए हम लोग 68 का क्वेश्चन देखते हैं। 68 में कहता है पारे का, क्या है पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता क्या होती है। कहता है पारे जो है इसका साधारणतः तापमापी यंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग तापमापी में क्यों किया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह उच्च संचालन शक्ति रखता है। क्या होता है? उच्च संचालन शक्ति रखता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है। तो उसके वेगों का अनुपात क्या होगा? तो उसके वेग का अनुपात आपको 2:3 हो जाएगा। क्या होगा? 2:3 हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा 2:3। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 70 में देखते हैं। 70 में कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं इनमें से कौन कौन सा कथन, यहाँ देखिए कहता है इन कथनों में से कौन सा कथन सही है। इन चारों में से कौन कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तीन में जो सही है वो है आपको कहता है जब गोला माध्य स्थिति से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है, यह सही दिया गया है। आगे कहता है कि हर
हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, यह भी सही है। कहता है दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसकी गतिज और त्वरण शून्य हो जाता है, यह गलत है। आगे कहता है सामान्य दोलन का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होते जाता है, यह सही है। तो 1 2 4 सही है, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 2 4 ये दोनों सही दिया, तीनों सही दिया गया है, 3 नंबर गलत दिया गया है, तो सी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 71 का देखते हैं। कहता लिटमस क्या है, लिपिडस क्या है, लिपिडस का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है। लिपिडस जो है इसका पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका जो पाचन होता है पीत अम्लीय के कारण और लाइपेज, इन दोनों के कारण लिपिड जो है इसका पाचन हो पाता है, तो सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 72 में कहता है डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीमिया, कहता है डॉक्टरों के द्वारा एनेस्थीमिया के रूप में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है। तो ये गैस है आपको नाइट्रस ऑक्साइड, क्या है नाइट्रस ऑक्साइड, डी नंबर से आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। ये नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है इसका सूत्र होता है N2O, क्या होता है N2O होता है इसका सूत्र, ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए 73 में कहता है पीसा क्या है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है, क्यों। कहता है पीसा की झुकी हुई मीनार जो है यह क्यों नहीं गिर पाती है, इसका क्या मुख्य कारण है। तो इसका मुख्य कारण है कि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन या फिर रेखा जो है तल के अंदर रहती है, इसी वजह से यह नहीं गिरती है, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है शल्यक्रिया क्या है, शल्यक्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है, शल्यक्रिया जो है इसमें आर्थोप्लास्टी क्या होता है। तो इसका आर्थोप्लास्टी जो होता है ये कुल्हे का जोड़ का प्रतिस्थापन होता है, क्या था कुल्हे का जोड़ का प्रतिस्थापन होता है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। 74 का सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। 75 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। कहता है निम्नलिखित में से वो कौन सा तत्व है जो पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। तो ये सोडियम जो है पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। बाकी पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये तीनों पौधों के विकास के लिए आवश्यक है। सोडियम की आवश्यकता नहीं होती है पौधों के विकास के लिए, तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा, जिसकी आवश्यकता पौधों के विकास के लिए नहीं होती है, तो ए नंबर से आंसर हो जाएगा सोडियम। तो दोस्तों जीके, जीएस और करेंट अफेयर्स जो ये सम्मिलित 75 क्वेश्चन दिया गया था इस सेट में, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं। अगर ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देखे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है। अगर ये वीडियो आपके लिए लगता है आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप इसे लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं सभी में इसे शेयर कीजिए, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इससे पहले यूनिटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड वॉल्यूम 2 बुक जो है उसका सारा टेस्ट करा दिया गया है, उसे नहीं देखें तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखें। चलिए आप पढ़ाई में लगे रहिए, फिर मिलते हैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।